हेलो एंड वेलकम टू द आईएएस एकेडमी। आज है तारीख 20 सितंबर और आज देखते हैं प्रीलिम्स के रिगार्डिंग कौन सी करंट अफेयर हमारे लिए इंपॉर्टेंट है। शुरू करने से पहले आज का एक कोट देख लेते हैं। यू कांट क्रॉस द सी मेयरली बाय स्टैंडिंग एंड स्टेरिंग एट द वाटर। इसको आप अपने आईएएस एग्जामिनेशन से देखिए। अगर आप आईएएस बनना चाहते हैं या यूपीएससी एग्जाम क्लियर करना चाहते हैं तो क्या सिर्फ आप डे ड्रीमिंग करके या फिर उस एग्जाम के बारे में सोच कर इस एग्जाम को आप नहीं निकाल सकते। अगर आपको आईएएस के एग्जाम निकालना है तो उसके लिए आपको एक हार्ड वर्क करना पड़ेगा, एक डिसिप्लिन टाइम टेबल को फॉलो करना पड़ेगा, आपको मल्टीपल रिवीजन करने होंगे, मतलब आपको अपनी तरफ से एफर्ट लगाने होंगे। उसी तरह आप गवर्नेंस के बारे में सोचिए कि हमें 5 ट्रिलियन की इकोनॉमी बननी है, पर क्या 5 ट्रिलियन की इकोनॉमी सिर्फ बोलने से या किसी मिशन से या फिर किसी स्कीम को लॉन्च करने से नहीं होगा। उसके लिए हम सब इंडियन सिटीजन को पार्टिसिपेट करना होगा, सबको अपनी ड्यूटीज पूरी करनी होंगी, अपना टैक्स भरना होगा, गवर्नमेंट को मैन्युफैक्चरिंग सेक्टर में बढ़ावा देना होगा, हमें स्किल डेवलप करना होगा, मतलब एफर्ट लगाना होगा अगर आप 5 ट्रिलियन की इकोनॉमी बनना चाहते हो। तो रविन्द्रनाथ टैगोर जी का ये कोट यही बताता है कि अगर आप कुछ भी जीवन में अचीव करना चाहते हो तो उसके लिए आपको ही एफर्ट लगाने होंगे। आप लक के भरोसे नहीं बैठ सकते या फिर आप किसी अच्छे समय का इंतजार नहीं कर सकते कि इस पर्टिकुलर टाइम पे मैं अब काम शुरू करूंगा या वो व्यक्ति मेरी हेल्प करेगा तो मैं शुरू करूंगा, ऐसा कुछ भी नहीं है। अगर आपने कोई सोचा है, आपने कोई एम बनाया है अपनी लाइफ के लिए, तो उसके लिए अभी से आप एफर्ट लगाइए और आपको ही वो पूरा करना है। तो इस तरीके से आप इस कोड को आंसर कर सकते हैं अगर एथिक्स में ऐसा कोई कोड आपसे पूछा जाता है तो। अब देखते हैं पहली न्यूज। हाल ही में यूनियन गवर्नमेंट ने एक नई स्कीम लॉन्च करी। उस स्कीम का नाम है पीएम प्रणाम, मतलब प्रधानमंत्री प्रमोशन ऑफ अल्टरनेट न्यूट्रिएंट फॉर एग्रीकल्चर मैनेजमेंट। अब बेसिकली इस स्कीम का एम क्या है? इस स्कीम का एम ये है कि जो हम एग्रीकल्चर में केमिकल फर्टिलाइजर का यूज कर रहे हैं, तो इस केमिकल फर्टिलाइजर के यूसेज को कम करना और इसके बदले में हम क्या यूज कर सकते हैं? बायो फर्टिलाइजर या फिर हम ऑर्गेनिक फार्मिंग को बढ़ावा दे सकते हैं। पर हमारा जो मेन एम ये है कि केमिकल फर्टिलाइजर्स का यूज कम से कम किया जा सके। तो अब हमारे लिए समझने की बात यह है कि गवर्नमेंट इस केमिकल फर्टिलाइजर का यूज क्यों कम करना चाहती है। तो इस फर्टिलाइजर को प्रोवाइड करने के लिए गवर्नमेंट बहुत सारा सब्सिडी खर्च करती है। कितना? 2.25 लाख करोड़, मतलब बहुत बड़ा अमाउंट सिर्फ केमिकल फर्टिलाइजर के रूप में। हमारा जो फाइनेंशियल रिसोर्स है वो इस तरीके से यूज हो रहा है। इसका हम और ऑप्टिमम यूटिलाइजेशन कर सकते हैं क्योंकि हमारे देश में बहुत सारा बायो वेस्ट निकलता है। अगर हम उसको किसी भी तरह बायो फर्टिलाइजर में कन्वर्ट कर ले या फिर हम ऑर्गेनिक फार्मिंग की तरफ चले जाएं तो इस अमाउंट को बहुत सारा सेव करके हम अन्य वेलफेयर योजनाओं में इन्वेस्ट कर सकते हैं। और दूसरा सबसे बड़ी बात ये है कि सडनली इस केमिकल फर्टिलाइजर का यूज अचानक से बढ़ गया है। कैसे? आप ये देखिए, यूरिया का यूज कितना बढ़ गया है, 298 से 356। उसी तरह अन्य जितने भी हमारे फर्टिलाइजर हैं, पोटेशियम, फास्फोरस, एनपीकेस, ये सब में बढ़ोतरी देखने को मिल रही है। जब हम ज्यादा केमिकल फर्टिलाइजर यूज करते हैं तो क्या होता है, हमारी जो एग्रीकल्चर की प्रोडक्टिविटी है वो लॉन्ग टर्म में कम होती है। तो इससे हमारे एग्रीकल्चर सेक्टर को ही नुकसान होता है। तो कहीं ना कहीं हमें इस केमिकल फर्टिलाइजर का कम से कम यूज करना चाहिए। तो आप इस स्कीम के फीचर्स की देख लेते हैं। इस स्कीम के लिए अलग से कोई सेपरेट बजट नहीं होगा। इस स्कीम में जो सब्सिडी कम होगी, अभी हम केमिकल फर्टिलाइजर प्रोवाइड कर रहे हैं तो उसके पीछे हम 2.25 लाख की सब्सिडी प्रोवाइड कर रहे हैं। पर अगर यही हम केमिकल फर्टिलाइजर के यूज को कम कर लें तो इससे हमारी सब्सिडी बचेगी। उस सब्सिडी का जो 50% होगा वो हम एज ए ग्रांट स्टेट को दे देंगे। उस ग्रांट में से 70% जो होगा अमाउंट, वो जो स्टेट गवर्नमेंट होगी वो ऐसे एसेट क्रिएट करेगी ताकि हम अल्टरनेट फर्टिलाइजर को और ज्यादा डेवलप कर सकें। और अल्टरनेट फर्टिलाइजर के डेवलपमेंट के लिए विलेज लेवल, ब्लॉक लेवल, डिस्ट्रिक्ट लेवल पे ऐसे यूनिट क्रिएट कर सकें। तो इसके लिए पैसा कहाँ से आएगा? ये 70% जो गवर्नमेंट सब्सिडी दे रही है, 50%। और जो रिमेनिंग 30% होगा जो स्टेट को ग्रांट मिला है उसमें वो अवेयरनेस कैंपेन चलाएगी, उन लोगों को इंसेंटिवाइज करेगी जो अल्टरनेट फर्टिलाइजर का यूज कर रहे हैं। तो ये रिमेनिंग 30% का यूसेज होगा। तो ये इस स्कीम की रूपरेखा है। अब चलते हैं आगे। अगली न्यूज है नेशनल लॉजिस्टिक पॉलिसी को लेकर। हाल ही में प्रधानमंत्री ने नेशनल लॉजिस्टिक पॉलिसी को लॉन्च किया है। तो शुरू करने से पहले जानते हैं आखिर लॉजिस्टिक क्या होता है। लॉजिस्टिक क्या होता है? जैसे कि आपके पास कोई गुड्स होता है, आपकी इकोनॉमी कोई भी गुड्स प्रोड्यूस करती है, तो उसके प्रोक्योरमेंट से लेके, उसके डेवलपमेंट से लेके, उसके मैन्युफैक्चरिंग से लेके उसको एंड डिलीवरी तक, कंज्यूमर तक पहुंचाना, ये इस पूरे लॉजिस्टिक इकोसिस्टम का हिस्सा होता है। उसका मटेरियल को हैंडल करना, उसकी डिलीवरी करना, उसको टिकट से टैगल करेंगे, वो कैसे पैक होगा, ये सब लॉजिस्टिक के अंडर आता है। प्लानिंग, कोऑर्डिनेटिंग, रिसोर्सेज क्या होंगे, कौन से लोग उसको डिलीवर करेंगे, रॉ मटेरियल क्या होगा, इन्वेंट्री मैनेजमेंट कैसा होगा, कैसे वो एक जगह से दूसरी जगह लेके जाएंगे, कैसे डिस्ट्रीब्यूशन होगा, ये सब लॉजिस्टिक का हिस्सा होता है।
अब लॉजिस्टिक के इंपॉर्टेंस को आप ऐसे देख सकते हैं कि अगर आप अपनी इकोनॉमी को बढ़ाना चाहते हैं, तो आप क्या करोगे? आप और ज़्यादा ट्रेड करवाना चाहते हो, और ज़्यादा सेल करवाना चाहते हो, तो उसके लिए आपको क्या चाहिए? लॉजिस्टिक। अगर आप देखोगे एक्सपोर्ट में, तो कई बार रुपए डिप्रिशिएट करता है, फिर भी हमारा एक्सपोर्ट नहीं बढ़ता। क्यों? क्योंकि जो हमारी जो गुड्स है, जो हम एक्सपोर्ट करते हैं, उसका लॉजिस्टिक कॉस्ट इतना हाई होता है, तो फॉरेन मार्केट में इतना कॉम्पिटिटिव रह ही नहीं जाता है, उसकी प्राइस बढ़ के आती है, इसलिए वहाँ पे वो अपनी मार्केट क्रिएट नहीं कर पाता है। इसीलिए हमें अगर हमारी जीडीपी को बढ़ाना है, तो लॉजिस्टिक की कॉस्ट को उसको कम करना होगा। तो जो नेशनल लॉजिस्टिक पॉलिसी हमने लॉन्च की है, उसका मेन एम यही है कि हमें लॉजिस्टिक की कॉस्ट को कम करना है। और जो लॉजिस्टिक परफॉर्मेंस इंडेक्स है, उसमें इंडिया का रैंक 44 है, मतलब बहुत ही पुअर रैंक है ये। और आपको प्रीलिम्स के पर्सपेक्टिव से पता होना चाहिए कि ये लॉजिस्टिक परफॉर्मेंस इंडेक्स कौन निकालता है? ये वर्ल्ड बैंक निकालता है। यूपीएससी ऐसे क्वेश्चन पूछ लेती है। अब देखते हैं कि आखिर इस पॉलिसी की हमें जरूरत क्यों पड़ी। तो मैंने आपको बताया कि लॉजिस्टिक जो कॉस्ट है, वो हमारे देश में 13 टू 14% है, और अदर कंट्रीज में लॉजिस्टिक कॉस्ट कितना होता है? मात्र 8%, मतलब बहुत ज्यादा हमारे देश में। उसके बाद हमारा जो लॉजिस्टिक है, इकोसिस्टम, वो बहुत ज्यादा डिफ्रेगमेंटेड है। मतलब अभी भी अपने को ये नहीं पता है कि कब रेल से जाएगा। अगर रेल से हम गुड्स भेज भी रहे हैं, तो एंड में उसकी कनेक्टिविटी है कि नहीं है। ट्रक्स में लेके जाएंगे तो रोड की कंडीशन कैसी है, उन्हें ट्रैफिक जैम भी फेस करना पड़ता है। कुल मिला के ये अभी इतना सीमलेस मूवमेंट नहीं होता है लॉजिस्टिक का हमारे देश में। और इसकी इंपॉर्टेंस इसलिए भी है क्योंकि जो लॉजिस्टिक इंडस्ट्री है, वो 22 मिलियन पीपल को एम्प्लॉयमेंट देती है। और अंदाजा ये है कि 10.5% के रेट से ही ग्रोथ करेगी लॉजिस्टिक इंडस्ट्री। तो अभी से हमें इसको फोकस पे रखना होगा। और अगर इंडिया को अपना इंटरनेशनल ट्रेड बढ़ाना है, एक्सपोर्ट बढ़ाना है, तो हमें लॉजिस्टिक की ओर ध्यान देना ही होगा। तो अब इस पॉलिसी का एम क्या है? इस पॉलिसी का एम ये है कि जो हमारी लॉजिस्टिक कॉस्ट है, उसको 10% रिड्यूस करना है इन 5 सालों में। और लॉजिस्टिक के लिए जो रिक्वायरमेंट होती है, स्किल्स की जो आवश्यकता होती है, वो डेवलप करना है यूथ में, ताकि और ज्यादा एम्प्लॉयमेंट जनरेट हो। उसका सीमलेस मूवमेंट क्रिएट करना है, ताकि जो कॉम्पिटिटिवनेस हमारे गुड्स का वो बना रहे। हमें री इंजीनियरिंग पे, डिजिटाइजेशन पे, मल्टी मॉडल ट्रांसपोर्ट पे फोकस करना होगा। डिजिटाइजेशन से जो पेपर वर्क जितना होता है वो कम हो जाएगा, इससे जो लगने वाला जो समय है वो कम हो जाएगा। तो ये पूरी हो गई आपकी नेशनल लॉजिस्टिक पॉलिसी। अगली जो न्यूज़ है, वो यूनाइटेड नेशन सिक्योरिटी काउंसिल को लेकर है। दरअसल इंडिया क्या चाहता है? जो लश्कर का कमांडर है, साजिद मीर, उसको इंडिया यूनाइटेड नेशन सिक्योरिटी काउंसिल की 1267 की लिस्ट में इंक्लूड करना चाहता है। इस लिस्ट में अगर साजिद मीर का नाम चला जाता है, तो उससे होगा क्या कि इस पर जो इंटरनेशनल मूवमेंट हो, वो रिस्ट्रिक्ट किया जा सकता है, जिसकी जितने फाइनेंशियल एक्सेसिबिलिटी है, उसको रोका जा सकता है। पर चाइना एज यूजुअल इस इंडिया के इस अटेम्प्ट को उसने ब्लॉक कर दिया है। इससे पहले मसूद अजहर के केस में भी चाइना ने इंडिया की रिक्वेस्ट को ब्लॉक किया था। इससे चाइना एक्सपोज होता है कि उसका टेररिज्म के प्रति क्या एटीट्यूड है, कि आप टेररिस्ट को बचाने की कोशिश क्यों कर रहे हो। आप अगर पाकिस्तान से दोस्ती रख रहे हो तो रखो, पर आपको टेररिज्म को सपोर्ट करने या उनको बढ़ावा देने की जरूरत नहीं है। तो ये इररिस्पॉन्सिबल बिहेवियर है चाइना के साइड से। पर फिल्म के पर्सपेक्टिव से हम ये देखते हैं, आखिर 1267 लिस्ट क्या है, और किसी भी टेररिस्ट को लिस्ट करने के क्या प्रोसीजर होते हैं। तो यूनाइटेड नेशन सिक्योरिटी काउंसिल के अंदर यूएनएससी 1267 एक कमेटी होती है। इसमें कौन कौन मेंबर होते हैं? जितने भी यूनाइटेड नेशन सिक्योरिटी काउंसिल के परमानेंट मेंबर है, पांचों परमानेंट मेंबर, उसके अलावा जो नॉन परमानेंट मेंबर है, वो भी इसका हिस्सा होते हैं। वही इसके ग्लोबल लिस्ट को मेंटेन रखते हैं, जिसमें जितने भी अंतर्राष्ट्रीय टेररिस्ट होते हैं उनके नाम होते हैं, जिनको अप्रूवल मिला हुआ है। तो अगर किसी टेररिस्ट का इस लिस्ट में नाम आता है, तो उससे उसके मूवमेंट को रिस्ट्रिक्ट किया जाता है, उसके ट्रेवल बैन लगाया जाता है, उस पर उसके जितने भी एसेट्स होते हैं उसको फ्रीज कर लिया जाता है, और उस पर कई तरीके के बैन लगा दिए जाते हैं। प्रोसीजर क्या होता है इस लिस्ट में किसी टेररिस्ट का नाम डालने के लिए? तो कोई भी मेंबर स्टेट, जो भी इस कमेटी का जो मेंबर है, कोई भी मेंबर स्टेट अब एक प्रपोजल फाइल कर सकता है। जैसे इंडिया ने साजिद मीर के केस में एक प्रपोजल फाइल किया था। तो इसका प्रोसेस क्या होता है कि जितने मेंबर्स होते हैं वो कंसेंसस से डिसीजन लेते हैं। तो इंडिया के केस में कंसेंसस बन तो जाती है, पर अकेला चाइना है, वो टेक्निकल होल्ड का मुद्दा खड़ा कर देता है। टेक्निकल होल्ड यानी मतलब उस मेंबर कंट्री को और ज्यादा जानकारी चाहिए उस पर्टिकुलर टेररिस्ट के लिए। तो चाइना का मकसद है और जानकारी हासिल करना नहीं है साजिद मीर के बारे में, उसको सिर्फ पाकिस्तान को सपोर्ट करना है। इसलिए वो इंडिया की कोशिश को वो पानी फेर देता है। ये उसका बचने का तरीका है कि टेक्निकल होल्ड डाल दो, टेक्निकल होल्ड के आड़ में उस टेररिस्ट को इस लिस्ट में आने मत दो। क्योंकि अगर उस टेररिस्ट का नाम इस लिस्ट में आता है, तो पाकिस्तान की बदनामी होगी, पाकिस्तान में इन्वेस्टमेंट नहीं आएगा, पाकिस्तान को ग्रे लिस्ट से बाहर आना है एफएटीएफ की। तो पाकिस्तान चाहता है कि चाइना उसको इसमें मदद करे। अब चलते हैं आगे। हमारी अगली जो न्यूज़ है वो नेशनल टेक्निकल टेक्सटाइल मिशन को लेकर है। दरअसल गवर्नमेंट ने इस मिशन के अंदर कई सारे प्रोजेक्ट लॉन्च किए हैं, जैसे कि स्पेशलिटी फाइबर्स में, सस्टेनेबल फाइबर्स, जियो टेक्सटाइल, मोबिटेक्स, पोस्ट टेक्सटाइल में
ये टेक्निकल टेक्सटाइल के कई प्रोजेक्ट लॉन्च हुए हैं। अब हमारे लिए जानने वाली बात ये है कि आखिर टेक्निकल टेक्सटाइल होते क्या हैं? दरअसल जो हमारे जो नॉर्मल टेक्सटाइल होते हैं, वो कपड़े एस्थेटिक पर्पस में यूज़ किए जाते हैं। पर ये जो टेक्निकल टेक्सटाइल होते हैं, ये ऐसे फंक्शनल फैब्रिक होते हैं, जिनका अन्य सेक्टर्स में यूज़ होता है। जैसे इंडस्ट्री, मेडिकल, स्पोर्ट्स, कहीं पे भी इसका यहाँ पर अन्य प्रोडक्ट्स को प्रोड्यूस करने में या अन्य एक्टिविटीज़ को हेल्प करने में अगर ये यूज़ होते हैं, तो इसे फंक्शनल फैब्रिक या फिर टेक्निकल टेक्सटाइल कहते हैं। आप जानते हैं इस मिशन के बारे में। दरअसल ये जो मिशन है वो मिनिस्ट्री ऑफ टेक्सटाइल का है। ये कितने साल का मिशन है? ये 2020-21 से 2023 जो है मतलब 4 साल का ये मिशन है। टोटल इसकी कॉस्ट होगी 1480 करोड़। इसका मेन मिशन इंडिया को ग्लोबल लीडर बनाना है टेक्निकल टेक्सटाइल में। इसका जो टारगेट है बाय 2024 इंडिया के टेक्निकल टेक्सटाइल के डोमेस्टिक मार्केट को 40-50 बिलियन तक पहुंचाना। इस टारगेट को अचीव करने के लिए इसके रिसर्च इनोवेशन पे ध्यान दिया जाएगा, इसके प्रमोशन और मार्केट डेवलपमेंट पे फोकस किया जाएगा, एक्सपोर्ट में प्रमोशन दिया जाएगा, इसके रिगार्डिंग एजुकेशन, ट्रेनिंग और स्किल डेवलपमेंट में फोकस किया जाएगा। तो ये इसके कंपोनेंट हो गए इस मिशन के। अब चलते हैं आगे। अगली जो न्यूज़ है वो ब्रोकन राइस के ऊपर है। दरअसल सेंट्रल गवर्नमेंट ने ब्रोकन राइस के एक्सपोर्ट पर बैन लगा दिया है। अब हमारे लिए इंपॉर्टेंट इसलिए है क्योंकि 40% जो ग्लोबल राइस होता है वो इंडिया से जाता है। तो इंडिया वर्ल्ड का बिगेस्ट एक्सपोर्टर है ब्रोकन राइस में। और ब्रोकन राइस हमारे देश के लिए भी इम्पोर्टेंट है। क्यों? क्योंकि जितने भी हमारे एनिमल्स हैं, उसको फीड करने में ब्रोकन राइस काम आता है, क्योंकि इसमें काफ़ी रिच कैलोरी वैल्यू पाई जाती है और इसका जो फाइबर कंटेंट होता है वो कम होता है। इसका जो यूज़ होता है वो ब्रेविंग इंडस्ट्री में भी होता है, जैसे अल्कोहलिक ड्रिंक, डिस्टिल और कलरलेस ड्रिंक बनाई जाती है। ये राइस फ्लोर बनाने में, बेबी फूड बनाने में, ब्रेकफास्ट सीरियल्स में, राइस की वाइन बनाने में, कैन फूड बनाने में भी यूज़ किया जाता है। मतलब ब्रोकन राइस का हमारे देश में भी कंजम्पशन अच्छा खासा है। अब इसको बैन क्यों करा गवर्नमेंट ने? तो क्या हो रहा था कि रिसेंटली हमने देखा कि जो ब्रोकन राइस का जो एक्सपोर्ट था वो बढ़ गया था। मतलब 42 टाइम्स ये बढ़ गया था। तो अगर इसका एक्सपोर्ट ज़्यादा होता तो हमारे देश में जो डोमेस्टिक कंजम्पशन के लिए जो ब्रोकन राइस है उसकी शॉर्टेज बढ़ जाती, उससे उसके दाम बढ़ जाते हैं। मतलब ज़्यादा एक्सपोर्ट करने से हमारे डोमेस्टिक मार्केट में पॉजिटिव देखने को मिलती है। और ब्रोकन राइस का जो इस्तेमाल होता है वो एथेनॉल ब्लेंडिंग में भी होता है। और गवर्नमेंट पॉलिसी लेके आई है कि हमें एथेनॉल को भी प्रमोट करना है ताकि कम से कम हम ऑयल इंपोर्ट करें। और जो ब्रोकन राइस का जो डोमेस्टिक प्रोडक्शन है वो कम होता जा रहा है, इसलिए हमें अपने इंडियन डिमांड्स को पहले फोकस पे रखना चाहिए। तो इसलिए इंडिया ने इसे बैन कर दिया है। अब चलते हैं आगे। अगली न्यूज़ हमारी सीटीटी को लेकर है। ये न्यूज़ में इसलिए है क्योंकि इंडिया इसका जो 9th सेशन है वो होस्ट कर रहा है दिल्ली में। इस सीटीटी को हम द इंटरनेशनल ट्रीटी ऑन प्लांट जेनेटिक रिसोर्स फॉर फूड एंड एग्रीकल्चर इसके नाम से जानते हैं। अब प्रिलिम्स के पर्सपेक्टिव हमें जानना ये है कि ये टीटी किसके अंदर आती है। ये टीटी फूड एंड एग्रीकल्चर ऑर्गेनाइजेशन ऑफ यूनाइटेड नेशन के अंदर आती है। और इंडिया में जो मीटिंग होने वाली है वो कौन कंडक्ट करा रहा है? मिनिस्ट्री ऑफ एग्रीकल्चर एंड फार्मर्स वेलफेयर। अब थोड़ा इस टीटी के बारे में जान लेते हैं। ये एक लीगली बाइंडिंग इंटरनेशनल एग्रीमेंट है ताकि जितने भी हमारे प्लांट जेनेटिक रिसोर्स हैं उनको कंजर्व, यूज और उनको मैनेज कर सकें। इसको एफएओ द्वारा 2001 में अडॉप्ट किया गया था और ये 2004 से फोर्स में आई थी। इंडिया इसकी पार्टी है। अब ट्रीटी का मेन एम क्या है? दिस ट्रीटी रिकॉग्नाइज कंट्रीब्यूशन ऑफ फार्मर्स टू द डाइवर्सिटी ऑफ क्रॉप। ट्रीटी का अगला एम है कि एक्सेस प्रोवाइड करना प्लांट जेनेटिक मटेरियल्स का। तीसरा एम है जितने भी हमारे प्लांट जेनेटिक मटेरियल से जो बेनिफिट अराइज होंगे उसको इक्वली शेयर करना। दिस treaty enables sharing of 64 our most important crop through an easily accessible global pool of genetic resource। तो जो ग्लोबल पूल ऑफ जेनेटिक रिसोर्स में जो हमारे 64 क्रॉप्स हैं उसको ग्लोबली एक्सेस करवाना फार्मर्स को। अब यूपीएससी का प्रीवियस क्वेश्चन देख लेते हैं। आप इन क्राफ्ट पर नजर डालिए। पुतुकुली सॉल्स, सोजनी एम्ब्रॉयडरी, उपरा जामदानी। तो ये जितने भी क्राफ्ट है वो किस स्टेट को बिलोंग करते हैं? आपके ऑप्शन है तमिलनाडु, महाराष्ट्र, कर्नाटका। तो इसका सही आंसर क्या होगा? इसका आंसर है ए। मतलब जो पुतुकुली शॉल्स है वो तो तमिलनाडु की है, पर जो सुजनी एम्ब्रॉयडरी है ये बिहार की है। और ये उपदा जामदानी जो साड़ी है ये कहाँ की है? ये आंध्र प्रदेश की है। तो ये था हमारा प्रीवियस ईयर क्वेश्चन। ऐसे और करंट अफेयर वीडियोस के लिए आप हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर सकते हैं। हमारा इंस्टीट्यूट एक मेंटरशिप प्रोग्राम रन कर रहा है जिसमें 2 डेडिकेटेड मेंटर्स आपको अलॉट होंगे। एक एकेडमिक मेंटर होगा और एक फॉलो अप मेंटर होगा जो आपके प्रोग्रेस को ट्रैक करेगा। उसके अलावा एक पीवाईक्यू थीम बेसिस पे हम लाइव आंसर राइटिंग प्रोग्राम रन कर रहे हैं और करंट अफेयर्स के कई सारे मॉड्यूल्स हम रन कर रहे हैं। इसके अलावा आपको फिलोसफी, हिस्ट्री और साइकोलॉजी के ऑप्शनल क्लासेस आपको मिल जाएंगी। और अधिक जानकारी के लिए आप हमें इस नंबर पर कॉन्टैक्ट कर सकते हैं। तो आज के लिए सिर्फ इतना ही है। थैंक यू वेरी मच।